तो कहानी की शुरुआत में हमें गैरी नाम करके एक इंसान को दिखाया जाता है जो किसी से डर करके भाग रहा था। वो बार बार चिल्ला रहा था कि मुझे जाने दो, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ कर दो। यही बात कहते हुए वो भाग करके दरवाजे के पास आता है, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। ठीक उसी समय अचानक से सारे कबर्ड का दरवाजा खुल जाता है और उसके अंदर जो आईना था वो दिखने लगता है। अब आईने के अंदर गैरी का पूरा शरीर दिख रहा था। गैरी जैसे ही आईने में देखता है तभी अचानक से आईना टूटने लगता है, जिसे देख गैरी उस आईने को साफ करने लगता है। वो आईने को उठाने के लिए जैसे ही नीचे झुकता है तभी हम देखते हैं कि उसका एक और रूप है जो आईने के अंदर दिख रहा था। अब जो आईने के अंदर था वो एक कांच के टुकड़े को उठाता है और उससे अपने गले को काट देता है। अब इस वजह से गैरी की मौत हो जाती है। सीन कट होता है और हमें बेन नाम करके एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है। इस समय वो अपनी बहन एनजी के घर में रहता है। काम छूट जाने की वजह से अब बेन को काम की बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसीलिए वो थॉमस नाम करके एक पुलिस ऑफिसर से जाकर के मिलता है। थॉमस उसे अपने साथ लेकर के एक पुरानी इमारत के अंदर जाता है। यहाँ पर वो बेन को बताता है कि तुम्हें रात भर यहाँ पर रहना है और इस इमारत की देखभाल करनी है। एक प्रकार से बेन को गार्ड का काम मिल रहा था। ये काम उसे काफी अच्छा लगता है, इसीलिए वो ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि थॉमस उससे ये भी कहता है कि तुमसे पहले बहुत से लोग यहाँ पर आए लेकिन सब चले गए, आज तक कोई यहाँ पर टिक नहीं पाया, इसलिए तुम भी थोड़ा संभल करके रहना। इसके बाद थॉमस उसे अपने साथ लेकर के बाहर आता है जहाँ एक वैन रखा हुआ था। दरअसल रात के समय में बेन को इसी में रहना था। अब काम मिल जाने के बाद बेन अपने दोनों बच्चों से मिलने के लिए जाता है। यहाँ पर हम उसकी बीवी को भी देखते हैं जो अपने दोनों बच्चों को दूसरे कमरे में जाने के लिए बोलती है। बच्चों के चले जाने के बाद सारा अपने पति से कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था और अगर आ ही रहे थे तो तुम्हें एक बार कॉल कर लेना चाहिए था। जिस पर बेन कहता है कि आज मेरे बेटे का जन्मदिन है और मुझे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। अब बात ऐसी है कि बेन पहले शराब बहुत पीता था, इसी वजह से सारा अपने बच्चों को लेकर के उससे दूर रहने लगी। हालांकि बेन यहाँ पर आकर के उससे माफी मांगता है और कहता है कि मैंने शराब पीना छोड़ दिया है और मैं अपने आप को सुधारने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। सारा उसकी एक भी बात नहीं सुनती है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। अब रात के समय में हम बेन को देखते हैं जो कि उसी वैन के अंदर थोड़ा नाश्ता पानी कर रहा था। नाश्ता पानी पूरा हो जाने के बाद वो थोड़ा पेट्रोलिंग करने के लिए इमारत के अंदर जाता है। बेन उस इमारत के अंदर जाता है और थोड़ा बहुत जगह का मुआयना लेने लगता है। चेक करते हुए वो एक आईने के सामने चला जाता है जहाँ उसे आईने के ऊपर किसी के पंजों का निशान दिखाई देता है। बेन उस निशान को साफ करने की पूरी कोशिश करता है लेकिन वो निशान साफ नहीं होता है। उसी समय बेन आईने के अंदर देखता है कि एक कमरे का दरवाजा खुल रहा होता है, लेकिन जब वो पीछे मुड़ करके देखता है तो वो दरवाजा बंद था। इसके बाद बेन खुद जाकर के उस दरवाजे को खोलता है। फिर उसे मालूम चलता है कि ये तो बेसमेंट का दरवाजा है। वो बस जा करके चेक करना चाहता था कि कोई बेसमेंट में है तो नहीं, लेकिन जब वो अंदर जाता है तब उसे बेसमेंट के अंदर ढेर सारा पानी दिखाई देता है। खैर अब अगले दिन सुबह में हम बेन को देखते हैं जो कि आईने के सामने अपना मुंह धो रहा था, लेकिन तभी वो आईने में देखता है तो उसका चेहरा बिगड़ा हुआ था, जिसे देख वो चिल्लाता है और तभी उसकी बहन भी आ जाती है। बात ऐसी है कि बेन शराब को छोड़ने के लिए एक दवाई खाता है। उसकी बहन को लगा कि दवाई खाने की वजह से ही उसके साथ ऐसा हो रहा है, इसलिए उसकी बहन उसे सलाह देते हुए कहती है कि ये दवा खाना बंद कर दो। खैर अब दिन भर सोने के बाद रात के समय में बेन फिर से उस इमारत के अंदर पेट्रोलिंग करने के लिए जाता है। आज के दिन जब वो फिर से आईने के सामने जाता है तभी उसे फिर से आईने के ऊपर पंजे का निशान दिखाई देता है। जब वो आईने के ऊपर हाथ रखता है तभी आईना टूट जाता है और बेन के हाथों में लग जाती है। उसी समय बेन को आईने के अंदर कुछ लोग जलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जब वो पीछे मुड़ करके देखता है तब उसे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। ठीक उसी समय वो आग आ करके बेन को भी लग जाती है। उसका शरीर जलने लगता है। जलते वक्त हमें जिस तरीके से महसूस होता है बेन भी बिल्कुल उसी तरीके से महसूस कर रहा था। हालांकि बाद में बेन देखता है कि वो बिल्कुल ठीक है, उसे कोई आग नहीं लगी हुई है। खैर अब बेन उठता है और यहाँ से जाने लगता है। ठीक उसी समय बेन को यहाँ पर एक पर्स दिखाई देता है। दरअसल ये पर्स गैरी का था जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। बात ऐसी है कि बेन से पहले गैरी ही इस इमारत की देखभाल कर रहा था, लेकिन हमें पता है कि गैरी की मौत हो चुकी है। हालांकि बेन को इसके बारे में नहीं पता है। बेन जब उसके पर्स को चेक करता है तब उसके अंदर उसे एक कागज मिलता है जिस पर एस्कर लिखा हुआ था। बेन जब दोबारा से उस इमारत के अंदर जाता है तब उसे इस
बार आईने में किसी का हाथ दिखाई दे रहा था, लेकिन असल में वहाँ पर कोई हाथ नहीं था, सिर्फ आईने में ही वो हाथ दिख रहा था। बेन पूरी सच्चाई जानने के लिए उसके सामने एक आईने ला करके रख देता है। इसके बाद जब वो आईने में देखता है तब उसे कोई जलता हुआ दिखाई दे रहा था। वो जा करके जब पर्दे को हटाता है तब उसे आईने में एक लड़की दिखाई देती है जो कि जल रही थी। इसके बाद हम बेन को देखते हैं जो कि अपनी बहन के पास गया था। यहाँ हमें मालूम चलता है कि उसकी बहन एक बार में काम करती है। बेन के साथ में इमारत के अंदर जो हादसा हो रहा था वो सब कुछ अपनी बहन को वो बताता है, लेकिन उसकी बहन ही नहीं बल्कि उसकी बातों को कोई भी सुनता तो विश्वास नहीं करता। अगले दिन सुबह में जब बेन सो के उठता है तब उसे मालूम चलता है कि उसके लिए कुछ पार्सल आया था। वो जा करके जब चेक करता है तब उसे मालूम चलता है कि ये पार्सल गैरी ने उसे भेजा है। जब वो पार्सल को खोलता है तब वो देखता है कि इस पार्सल के अंदर ढेर सारा अखबार रखा हुआ था और हर अखबार के अंदर सिर्फ उसी इमारत की बात हो रही थी। इस अखबार की वजह से बेन को मालूम चलता है कि जिस इमारत में वो काम करता है उसमें आग लगाई गई थी, जिसकी वजह से बहुत से परिवार मारे गए थे और आग लगाने वाला बंदा टेरेंस नाम करके ये इंसान था। अब बेन को गैरी के बारे में और बहुत कुछ जानना था, इसलिए वो हॉस्पिटल में जा करके अपनी बीवी सैरा से मिलता है। उसकी बीवी हॉस्पिटल में काम करती है, इसलिए लाशों के बारे में उसे अच्छे से पता है। बेन अपनी बीवी से कहता है कि मुझे गैरी की लाश को देखना है। हालांकि बाहर के लोगों को इस बात की परमिशन नहीं थी, लेकिन फिर भी बेन जिद करता है, इसीलिए सारा उसे लेकर के अंदर जाती है। लाश को देखने के बाद बेन को मालूम चलता है कि गैरी ने एक कांच से अपने गले को काट लिया है। लेकिन अब बेन के दिमाग में ये सवाल उठ रहा था कि आखिर भला कोई अपने गले को कांच से क्यों काटेगा। इसके बाद बेन जाकर के जब गैरी के रिपोर्ट को देखता है तब उसे मालूम चलता है कि जो आईने में दिख रहा था वो असल में दिख ही नहीं रहा था। अब सीन कट करके हमें बेन की बहन एंजी को दिखाया जाता है। रात में वो नहाने के लिए अपने कपड़ों को उतारती है और जब वो आईने से हटती है तब हम देखते हैं कि आईने में अभी भी उसका दूसरा रूप दिख रहा था। अब जो आईने के अंदर था वो अपने हाथों से अपने ही मुंह को फाड़ देता है और इस तरीके से एंजी बेचारी की मौत हो जाती है। उसे पता तक नहीं चलता है कि आखिर उसकी गलती क्या थी। अब बेन के साथ में जो पुलिस ऑफिसर काम कर रहा था वो यहाँ पर आता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। यहाँ वो बेन को अंदर जाने से रोक रहा था, लेकिन बेन अपनी बहन को देखना चाहता था और जब अंदर जा करके वो अपनी बहन को देखता है तब वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। उसे सदमा लग चुका था क्योंकि उसकी बहन के अलावा उसकी जिंदगी में और कोई नहीं था। सारा बताती है कि वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। अब इस दौरान जब बेन अकेला पड़ चुका था तब सारा उसे कहती है कि तुम कुछ दिनों के लिए घर पर आ सकते हो और बच्चों के साथ में रह सकते हो, लेकिन बेन कहता है कि नहीं, मुझे दूर रहना होगा, मैं अपने बच्चों को चोट नहीं पहुंचा सकता हूं। यह कहने के बाद वो इमारत के अंदर जाता है और उस कांच को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कांच नहीं टूटता है। वो कांच को अपने गन से तोड़ने की भी कोशिश करता है, लेकिन गोली लगने के बाद भी वो कांच बिल्कुल ठीक हो जाता है। थक हार करके बेन बैठ जाता है और उस कांच से पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। इसके बाद बेन देखता है कि कांच के ऊपर एस्कर नाम लिखा हुआ था। अब बेन घर पर जाता है और अखबार को अच्छे से देखने के बाद वो अखबार के अंदर किसी प्रकार का सुराग ढूंढने की कोशिश करता है। टेरेंस ने इमारत में आग लगाई थी, लेकिन क्यों लगाई थी ये बात बेन को नहीं पता था। अखबार की मदद से बेन को मालूम चलता है कि टेरेंस को एक बीमारी थी और उसी बीमारी का इलाज चल रहा था। बेन अगले दिन जा करके उस डॉक्टर से मिलता है जिसके अंडर में टेरेंस का इलाज हो रहा था। वैसे टेरेंस की मौत हो चुकी थी, लेकिन उसका वीडियो इन लोगों के पास पड़ा हुआ था। इस वीडियो में वो कबूल कर रहा था कि आखिर उसने इमारत में आग क्यों लगाई। वो बताता है कि इमारत के अंदर जो कांच है उसी ने ही मुझसे सब कुछ करवाया और उसी कांच ने मेरे परिवार को भी खत्म किया। इतना सुनने के बाद बेन भाग करके अपनी बीवी के घर पर जाता है और जितना भी आईने वाला सामान था उसे निकालने लगता है। आईने का जितना भी फर्नीचर था वो उसे निकाल करके ले जा करके बाहर फेंक देता है और जो आईना निकालने की हालत में नहीं था वो उसे पेंट कर देता है। अब बेन ये सब कुछ अपने परिवार के सलामती के लिए कर रहा था, लेकिन उसकी बीवी को लगता है कि वो फालतू का काम कर रहा है, इसलिए उसकी बीवी गुस्सा भी हो जाती है। बेन दिखाना चाहता था कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, इसलिए वो सैरा को लेकर के बाहर जाता है और एक आईने को अपनी गन से शूट करता है। उसे ऐसा लग रहा था कि कांच कुछ समय के बाद अपने आप ठीक हो जाएगा, जैसे इमारत के अंदर ठीक हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब यह देख करके बेन को भी थोड़ा बुरा लगता है और इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। यहाँ से वो सीधा इमारत के अंदर जाता है और उस हॉस्पिटल को ढूंढने लगता है जो नीचे बना हुआ था। इस हॉस्पिटल का नाम था सेंट मैथ्यूज और इसके
जिसके बारे में अखबार में भी जिक्र हुआ था। इसीलिए बेन को इस हॉस्पिटल के बारे में पता था और वो अंदर जाकर के देखना चाहता था कि आखिर अंदर है क्या। दीवार को तोड़ने के बाद जब बेन अंदर जाता है तब उसे बीच में एक कुर्सी दिखाई देती है और चारों तरफ आईना दिखाई देता है। कुर्सी को देखने के बाद वो समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ तो जरूर चल रहा था। बेन को इस हॉस्पिटल के बारे में और जानना था, इसलिए वो अपने दोस्त के पास कॉल करता है और रिपोर्ट मंगवाता है। रिपोर्ट देने से पहले ही उसका दोस्त बेन को बता देता है कि उस हॉस्पिटल में ऐना नाम करके एक 12 साल की लड़की का इलाज किया जा रहा था, लेकिन उसका इलाज कितना सक्सेस हुआ कितना नहीं हुआ ये सब कुछ रिपोर्ट में लिखा हुआ है। अब घर जाने के बाद बेन जब उसके रिपोर्ट को देखता है तब उसे ऐना के बारे में मालूम चलता है। दरअसल ऐना को पर्सनालिटी डिसऑर्डर नाम करके एक बीमारी थी, इसलिए सभी डॉक्टर ऐना एस्कर के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। रिपोर्ट पर ऐना का एड्रेस भी लिखा हुआ था, इसलिए बेन उससे खुद जाकर के मिलना चाहता था ताकि वो जान सके कि आखिर उस कांच के अंदर है क्या। सीन कट करके हमें बेन के बेटे को दिखाया जाता है जो कि आईने के सामने बैठ करके किसी से बात कर रहा था। सैरा आकर के उससे पूछती है कि तुम किससे बात कर रहे हो, तब वो उठ करके यहाँ से चला जाता है। लेकिन इसके बाद सैरा ने जो देखा उसको देखने के बाद उसके होश उड़ गए। अब जो बेन था वो ऐना के घर पर जा रहा था, लेकिन तभी उसकी बीवी उसके पास कॉल करती है और उसे फौरन घर आने के लिए कहती है। अब उसकी बीवी को भी यकीन हो गया था कि बेन बिल्कुल सही कह रहा है, इसीलिए उसके कहने पर घर के सारे कांच को हटा दिया जाता है और कुछ कांचों को पेंट कर दिया जाता है। जाने से पहले वो अपनी बीवी को बताता है कि वो ऐना से मिलने के लिए जा रहा है, जिसे इन सब के बारे में पता है, वो ये सब कुछ ठीक कर सकती है। थोड़ा सा सफर तय करने के बाद वो जंगलों के बीचों बीच ऐना के घर पर पहुंच जाता है। बेन जब दरवाजे को खटखटाता है तब 2 लोग बाहर आते हैं। जब वो इनसे ऐना के बारे में पूछता है तब ये लोग ऐना के दादाजी के पास भेज देते हैं। अब उसके दादाजी बेन को लेकर के उस कमरे में जाते हैं जहां ऐना को रखा जाता था। दरअसल बीमारी की वजह से ऐना की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। इसी वजह से उन लोगों ने डॉक्टर के पास भेज दिया था उसका इलाज करने के लिए। यहाँ पर जब बेन उसके दादाजी से पूछता है कि इस समय ऐना कहाँ पर है, तब वो बताते हैं कि यहाँ से कुछ दूर पर एक संस्था है और उसी में वो रहती है। बीच बीच में वो हमसे मिलने के लिए आया करती है। अब बेन ऐना से मिलने के लिए उस चर्च में जाता है जहाँ पर ढेर सारी नन थी। यहाँ पर जब हम ऐना को देखते हैं तब हमें मालूम चलता है कि पहले से ऐना बेहतर हो चुकी है। यहाँ पर वो बेन को बताती है कि डॉक्टर मेरा इलाज कर रहे थे, वो मुझे एक आईने के कमरे में बैठाने के बाद मुझे अपने ही रूप का सामना करना पड़ता था, लेकिन मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं थी, मैं बिल्कुल ठीक हो गई, क्योंकि जो चीज मेरे शरीर के अंदर थी वो निकल करके आईने के अंदर चली गई। मेरे ढेर सारे रूप को देखने के बाद वो शायद बेवकूफ बन गई, इसीलिए वो गलती से आईने के अंदर चली गई। यहाँ बेन उससे कहता है कि आपको मेरे साथ चलना होगा, मेरे परिवार की जान खतरे में है, लेकिन ऐना उसके साथ जाने से इनकार कर देती है क्योंकि ऐना का मानना था कि उसके जाने से खतरा काफी बढ़ सकता है। सीन कट करके हमें सैरा को दिखाया जाता है। जब बेन उसके पास कॉल करता है तब सैरा को मालूम चलता है कि उसका छोटा बेटा कमरे में नहीं है। वो जैसे ही बाहर आती है तभी उसे मालूम चलता है कि पूरा कमरा पानी से भरा हुआ है और जिन आईनों को पेंट किया गया था उसे भी किसी ने साफ कर दिया है। उसी समय फोन कट होता है और बेन को मालूम चल जाता है कि उसका परिवार मुसीबत में है, इसीलिए वो ऐना के ऊपर गन पॉइंट कर देता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। इधर सैरा जब अपने बेटे को ढूंढ रही थी तभी पीछे से कोई उसके सर को पानी में डुबाने लगता है। पानी में डूबने की वजह से वो तड़प रही थी, लेकिन उसे बचाने वाला कोई नहीं था। उसकी छोटी बेटी जब आईने में देखती है तब उसे अपनी माँ दिखाई देती है। उसे लग रहा था कि ये उसकी माँ है, जबकि ये उसकी माँ नहीं थी और उसी समय वो उसके ऊपर हमला कर देती है। वो उसके गले पर चोट पहुंचाने वाले थी, लेकिन तभी पीछे से सैरा आकर के अपनी बेटी को बचा लेती है। अब सैरा अपनी बेटी के जख्मों पर मलहम पट्टी करती है और उसे एक कमरे में बंद करने के बाद बाहर आ जाती है अपने छोटे बेटे को ढूंढने के लिए। वो जा करके देखती है तो उसका छोटा बेटा आईने के सामने खड़े होकर के चाकू के साथ खेल रहा था। जब सैरा उसे अपने पास बुलाती है तभी वो कुर्सी से उतर करके यहाँ से भागने लगता है। सैरा देखती है कि उसका छोटा बेटा इस समय पानी के अंदर था। हालांकि वो उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। वो अपनी माँ के ऊपर ही हमला करके यहाँ से भाग जाता है।
अब जो बेन था वो ऐना को जबरन ले करके इस इमारत के अंदर आता है। यहाँ हम देखते हैं कि ऐना जैसे ही इमारत के अंदर आती है तो आईने के अंदर जितने भी परछाई थे वो बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं। बेन ऐना को लेकर के उस जगह पर जाता है जहाँ उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। ऐना ने अपनी आंखों को बंद करके रखा था। बेन उसे कुर्सी से बांध देता है और इसके बाद वो बाहर चला जाता है। ऐना जैसे ही अपनी आंखों को खोलती है तभी यहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है, जिसकी वजह से कांच टूट जाते हैं और ऐना की मौत हो जाती है। लेकिन आईने के अंदर जो कुछ भी था वो आजाद हो चुका था। उसके आजाद होने की वजह से ही सैरा अपने बेटे को बचा पाती है। कुछ समय के बाद बेन जैसे ही अंदर जाता है तभी वो शैतान उसके सामने आ जाता है और उसके ऊपर हमला करता है। बेन खुद को बचाने के लिए शैतान को गन से शूट करता है, लेकिन वो शैतान काफी तेज था। बेन के ऊपर जब हमला हुआ तब वो भाग करके उस कमरे से बाहर आ जाता है। शैतान जैसे ही बेन के ऊपर हमला करता है तभी बेन उस शैतान को पकड़ करके एक पाइप के अंदर घुसा देता है और उसे गन से शूट कर देता है। पाइप के अंदर जहरीली गैस थी, जिसकी वजह से एक जोरदार धमाका होता है और वो शैतान मारा जाता है। लेकिन धमाके की वजह से पूरी बिल्डिंग टूट करके नीचे गिरने लगती है, जिसकी वजह से बेन वहाँ पर फंस चुका था। लेकिन जैसे तैसे करके वो वहाँ से आजाद हो जाता है। जब वो बाहर आया तब वो देखता है कि ढेर सारे पुलिस वाले और फायर ब्रिगेड वाले भी खड़े थे। यहाँ पर बेन ध्यान देता है कि इतनी जख्मी हालत में वो बाहर निकल रहा है, लेकिन उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। बेन को सब कुछ उल्टा दिखाई दे रहा था, जैसे कि मिरर के अंदर उल्टा दिखाई देता है। इससे बेन समझ जाता है कि अब वो मर चुका है, अब इस दुनिया में उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।